हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो श्रृंखला में नए सिलेबस के अनुसार 10वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं और ये 10वीं यूनिट आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद हम जो नए सिलेबस और जुड़ा है उस पर भी फोकस करेंगे। 10वीं यूनिट को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको 10वीं यूनिट का सिलेबस याद कर लेना है। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सिलेबस हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। हमने हमारे पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान को कवर किया था। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजातियों को एक अलग अलग वीडियो लेक्चर में, गोंड के लिए अलग, भारिया के लिए अलग, ऐसे वीडियो लेक्चर के रूप में पढ़ा। एक लेक्चर हमने जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं पर बनाया और लगभग 7, 8, 10 लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। यहां से हमारा एक पॉइंट अभी बचा हुआ है जिसमें हम घुमंतू जातियों या घुमक्कड़ जनजातियों के बारे में और पढ़ेंगे। आगे तीसरा पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ है मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, और इस संस्कृति में शामिल किया गया है परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य। ये हमें इनके बारे में और पढ़ना है। आइए इस पर फोकस करें। सबसे पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति में क्या क्या हमें दिया गया है, क्योंकि संस्कृति एक बहुत विस्तृत अवधारणा है जिसमें अनेक चीजें शामिल होती है। हमें केवल वही पढ़नी है जो सिलेबस में दी गई है। इसमें हम कलाएं पढ़ेंगे, परंपराएं पढ़ेंगे, इनके भाषा और बोली पर फोकस करेंगे और इनके साहित्य पर फोकस करेंगे। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है वो ये समझनी है कि भाषा को अगर इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया जाए तो हमें लैंग्वेज शब्द मिलता है और बोली को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर लैंग्वेज मिलेगा। अगर आप एमपीपीएससी ने जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसका अंग्रेजी वर्जन देखेंगे तो वहां ना तो लैंग्वेज शब्द लिखा है ना इसके जैसा कोई, वहां शब्द लिखा हुआ है डायलेक्ट, और डायलेक्ट का हिंदी भाषा में अर्थ होता है उपभाषा। अब हमारे लिए एक कंफ्यूजन की बात है कि हमें जनजातियों की बोली पढ़नी है, भाषा पढ़नी है या उपभाषा पढ़नी है। एक समझ की बात है कि जनजातियों में भाषा होती ही नहीं है, क्योंकि भाषा की पहली विशेषता है कि उसमें व्याकरण होता है। किसी भी जनजाति की बोली इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि उसमें व्याकरण जुड़े, इसलिए इनके पास कोई भाषा तो वास्तविक रूप में है ही नहीं। हम बोलचाल की भाषा में जरूर बोलते हैं कि इनकी भाषा यह है, लेकिन असली में वो उनकी बोली है। तो हमें सारी जनजातियों की बोली और उपभाषाएं जो एक ही हैं वो पढ़नी है। आइए हम शुरू करते हैं। हमें जनजातियों की जो बोली पढ़नी है उसमें सारी जनजाति जो प्रमुख रूप से एक स्पेशल भाषा या बोली को रखती हैं उन पर हम फोकस करें। भील जनजाति में भीली भाषा बोली जाती है, बहुत ही आसान है। गोंड जनजाति देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत के 5 राज्यों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो अलग अलग राज्यों में इनकी बोलियां थोड़ी अलग हैं। मध्य प्रदेश में जो गोंड पाए जाते हैं वो गोंडी भाषा बोलते हैं और थोड़ी सी मात्रा में हल्वी और भनरी भाषा भी बोली जाती है। ये भतरी भाषा है। एक क्षेत्र या छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र सीमा छूने वाले क्षेत्र है वहां डोरली भाषा भी गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। अर्थात गोंड कुल मिलाकर 4 भाषाएं बोलते हैं। पहले गोंड से गोंडी भाषा बोली जाती है, फिर हल्वी भाषा बोली जाती है, फिर भतरी भाषा बोली जाती है और डोरली भाषा बोली जाती है। ये 4 भाषाओं के नाम आपको याद रखने हैं। कोल जो है वो कोल जनरली कोई भाषा नहीं है या कोल कोई भाषा नहीं बोलते, कोल बघेली भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन कोलों की पुरानी भाषा कोली थी जो वर्तमान में बघेली में कन्वर्ट हो चुकी है, वो कोल बघेली भाषा ही बोलते हैं। आगे कोरकू कोरकू भाषा या बोली बोलते हैं। सहरिया मुंडारी भाषा बोलते हैं। ये स्पेशल है, आपको याद रखना है। सहरिया, भारिया और बेगा ये तीनों हमारे यहाँ की पिछड़ी जनजाति है। सहरिया जो है वो मुंडारी भाषा बोलते हैं, मुंडारिन भाषा बोलते हैं। बेगा जो है वो बेगा और बघेली भाषा बोलते हैं, और भारिया भरनोती या भटियारी इन दोनों भाषाओं को बोलते हैं, या एक ही भाषा के ये 2 उपनाम हैं, आपको ये याद रखना है। उराव जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वो कुरुश भाषा या बोली का उपयोग करते हैं।
आप सबको इनकी भाषा और बोली याद करनी है, ये हमारे सिलेबस का मूल टॉपिक है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद इनकी सारी बोलियां और भाषाएं याद कर लेंगे। याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं अपने हर लेक्चर में आपको ये बात बताता हूं। इसके बाद हम अपने सिलेबस में एक पॉइंट पर फोकस करें। हमने बोली और भाषा कवर किया, यहाँ साहित्य दिया हुआ है। देखिए, साहित्य का अर्थ होता है कि उस जनजाति द्वारा लिखा गया साहित्य। अब अगर ध्यान से हम समझें तो जनजाति में क्योंकि लिखने पढ़ने की कोई परंपरा है ही नहीं, तो इनका विशिष्ट कोई साहित्य होगा ही नहीं। अर्थात ये साहित्य हमें पढ़ना है उस साहित्य के रूप में जो जनजातियों की जानकारी हमें दे देता है। जनजातियों की जो जानकारी देता है साहित्य, वो अलग अलग साहित्यकारों की कुछ किताबें हैं। आइए हम उन पर फोकस कर लेते हैं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के और उनके राइटर के नाम याद करने हैं और ये भी याद करना है कि ये किस जनजाति पर फोकस करती है। भील जनजाति की जो जानकारी है वो एक स्रोत के रूप में द भील बुक नाम से एक किताब है जो टी.बी. नैयर ने लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना है सब लोगों को। भील जो किताब है या द भील नाम की जो किताब है वो टी.बी. नैयर ने लिखी और ये भील जनजाति पर फोकस करती है। आगे मूरिया जनजाति, मूरिया जनजाति पर द मूरिया एंड देयर घोटुल नाम की एक किताब है जो बेरियन इल्विन ने लिखी है। याद रखना, इल्विन याद रखिएगा आप। बेरियन इल्विन की किताब है द मूरिया एंड देयर घोटुल। ये इंपॉर्टेंट बुक है जो अलग अलग परीक्षाओं में पहले भी पूछी जा चुकी है, आपको याद रखनी है। बेगा, बेगा का ऊपर बेरियन इल्विन की ही एक किताब है द बेगाज। ये द बेगाज जो किताब है वो बेगा जनजाति पर फोकस करती है और ये बेरियन इल्विन द्वारा लिखी गई है। गोंड जनजाति पर फोकस करती है एक किताब पूर्वी मंडला के गोंड। इसको लिखा है स्टीफन फंच ने, याद रखिएगा नाम स्टीफन फंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्टीफन फंच की किताब है पूर्वी मंडला के गोंड। कमार जनजाति पर एक किताब लिखी गई है कमार जनजाति। इस किताब का नाम ही कमार जनजाति है और इसे लिखा है श्यामचरण दुबे ने। मैंने दोनों ही नाम साथ में लिखे हैं, किताब और उसके राइटर का नाम। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति पर 3 किताबें बहुत अच्छी प्रचलन में है। ट्राइब्स एंड कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इस किताब को रसेल और हीरालाल ने लिखा है और ये मध्य प्रदेश के अच्छे जनजाति शास्त्र कहे जाते हैं। इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम है ट्राइबल एंड कस्टम्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। द सहरिया नाम की एक किताब लिखी है टी.बी. नैयर ने। देखिए, टी.बी. नैयर ने 3 किताबें लिखी हैं और 2 किताबें वो उन्हीं नाम पर है जिन जनजातियों के नाम से वो लिखी गई हैं, द भील, द सहरिया, ऐसे ही उनकी किताब का नाम है। ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, बुक का नाम है ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। ये भी बेरियन इल्विन द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है, जो सहरिया जनजाति पर फोकस करती है। द कोल ट्राइब्स एंड सेंट्रल इंडिया, ये वॉल्टर गिफिन्स की किताब है और ये कोल जनजाति पर फोकस करती है। द कोल ट्राइब्स एंड सेंट्रल इंडिया, ये बुक का नाम है। स्टडी ऑफ कोल, ये किताब सुनीता चटर्जी की लिखी हुई है, आपको याद रखनी है। सुनीता चटर्जी की किताब है स्टडी ऑफ कोल। मध्य प्रदेश के आदिवासी, एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। इसे शिव कुमार तिवारी ने लिखा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से इसे प्रसारित किया गया था। आपको ये सारी की सारी किताबें याद रखनी है। ये किताबें याद करने का तरीका आप मेरे जो CCC फॉर्मूला है उसको उपयोग करते हुए याद करेंगे, और अगर आपको ये नहीं याद होता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं खुद अपनी तरफ से आपको याद कराऊंगा। अगर मैं अभी याद कराऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो बनता है, इसलिए मैं अभी याद कराने से थोड़ा बचता हूं। आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और इस अगले पॉइंट में हमें जनजातियों की परंपराओं के बारे में पूछा गया है। जनजातियों की विशेष कुछ परंपराएं हैं जो हम एक एक जनजाति करके पढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ जनजातियों की विशेष चीजें निकाल कर रखी हैं, उन पर फोकस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है युवाग्रह। कुछ जनजातियों में यह प्रथा प्रचलन में है कि युवाग्रह नाम की चीज पाई जाती है। युवाग्रह क्या होता है? देखिए, जैसे शहरों में आपने देखा होगा लड़के लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसी प्रकार जनजातियों में भी एक व्यवस्था होती है लिव इन रिलेशनशिप की, जिसे हम युवाग्रह के रूप में जानते हैं। शादी से पहले लड़का और लड़की यहाँ रह करके एक दूसरे के बारे में समझ विकसित करते हैं। हर एक जनजाति में इस युवाग्रह का कुछ न कुछ नाम होता है, उस पर हमें फोकस करना है।
भारिया जनजाति का जो युवाग्रह है उसे रंगबंग कहा जाता है, याद रखिएगा। भारिया में रंगबंग नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? रंगबंग। ठीक है। मुड़िया जनजाति में इसे घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल। और ये प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछा गया है। घोटुल परंपरा किस जनजाति की है? तो मूल रूप से वो मुड़िया जनजाति की है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति, इसमें धूमकोहरा कोटिया कहा जाता है या धूमकोरिया भी कहते हैं। धूमकोरिया, ये याद रखना, धूमकोरिया इंपॉर्टेंट है। उराव जनजाति मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। भुइया जनजाति, इसमें धागरबासा कहते हैं। धागरबासा भी युवाग्रह का एक विशेष प्रकार है। इसकी थोड़ी सी शर्तें चेंज हो जाती है, लेकिन मूल रूप से वो युवाग्रह ही है। मुंडा जनजाति में ये गतिओरा कहा जाता है। आपको ये पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बेगा जनजाति में, तो आपको भी वहीं पे मुड़िया जनजाति के बारे में ही लिखना है, क्योंकि बेगा जनजाति और भारिया जनजाति मुड़िया के ही इस प्रथा को आगे बढ़ाती है और सेम कॉपी करते हैं। हमने पढ़ा युवाग्रह की एक परंपरा पाई जाती है जनजातियों में, जिसके अलग अलग नाम हैं। आपको एक लिस्ट बनाकर सारे नाम याद करने हैं। भारिया जनजाति में इसे रंगबंग कहा जाता है। मुड़िया जनजाति में इसे घुटुल कहा जाता है। उराव जनजाति में इसे धूमकोटिया कहा जाता है। भुइया जनजाति में इसे धागरबासा और मुंडा जनजाति में गतिओरा कहते हैं। अब आगे हमें इन जनजातियों के द्वारा जो विशेष कार्य किए जाते हैं उसमें से कुछ बातें याद रखनी है। जैसे इनके जो निवास स्थल है वो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा नाम याद कर लें, कंपैरेटिव रूप में हमें ये याद हो जाएगा। वैसे मैं हर एक जनजाति आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां हमने इतनी डिटेल देखी हुई है। भील के घरों को हम फाल्या कहते हैं। गोंड के घरों का कोई विशेष नाम नहीं होता। कोल के घरों को टोला कहा जाता है। याद रखिएगा, भील के घरों को फाल्या कहते हैं, और गांव को फाल्या कहते हैं, घरों को कू कहा जाता है। कोलों के गांव को टोला कहा जाता है। सहरिया के गांव को सहराना, बेगा के गांव को पुरवा और भारिया के गांव को ढाना कहा जाता है। जब ये आप एक साथ में याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अलग अलग याद करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। अब मैं एक एक जनजाति को आगे बढ़ाने वाला हूं। हम एक एक जनजाति की परंपराओं पर फोकस करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज याद कर लें, हर एक जनजाति में कुछ मृतक स्तंभ बनाए जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, जनजाति का कोई सदस्य मर जाता है, तो जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा कि गांधी जी की समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। तो वो समाधि क्यों बनाई जाती है? उनको भविष्य में याद करने के लिए या उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में वो स्थान को निर्धारित किया जाता है। ऐसे ही जनजातियां भी प्रतीक चिन्ह बनाती है या मृतक स्तंभ बनाती हैं। उनके कुछ नाम हैं, हम उन पर फोकस करते हैं। भारिया जनजाति जो मृतक स्तंभ बनाती है उसे चेत्रा कहा जाता है। और ये जो चेत्रा होता है ये मृतक की स्मृति चिन्ह के रूप में मिट्टी का बना होता है। और इस मिट्टी के बने हुए मृतक चिन्ह पर एक चूल्हा बनाया जाता है, छोटा सा एक मोर बनाया जाता है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पक्षियों के चित्र उस पर बना दिए जाते हैं। चेत्रा क्या होता है? चेत्रा भारिया जनजाति द्वारा बनाया गया मृतक चिन्ह होता है, जो भारिया जनजाति के मरने वाले व्यक्तियों के या विशेष रूप से जो विशेष लोग होते हैं उनकी याद में बनाया जाता है। कोरकू में इसी को मंडा कहते हैं। याद रखिएगा, कोरकू जनजाति में मृतक स्तंभ को ही मंडा कहा जाता है। भीलों में इसे गातले कहते हैं और मुरिया में इसे मृतक स्तंभ ही कहते हैं। इसका कोई विशेष नाम नहीं है। अब याद रखिएगा, भारिया में चेत्रा, कोरकू में मुंडा या मंडा, ये मंडा शब्द याद रखिएगा, मुंडा नहीं है ये। भीलों में गातले, मुरिया में मृतक स्तंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि परंपरा, विशिष्ट कलाएं और त्योहार, ये तीन मूल रूप से टॉपिक हैं। अब मैं ये अगर कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक एक जनजाति को शुरू कर रहा हूं। पहले हम कोरकू के परंपराएं, कोरकू के त्योहार और कोरकू की कलाएं पढ़ेंगे, फिर हम अगली जनजाति की तीनों चीजें पढ़ेंगे। ऐसे हमें आगे बढ़ना है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो शब्द लिखा हुआ है परंपरा, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि परंपरा के अंदर क्या चीजें आएंगी पहले वो समझना जरूरी है। आप सब लोगों को पता है कि परंपरा होती क्या है, लेकिन मैं इसे अपनी तरफ से फिर भी समझा देता हूं कि परंपरा शब्द होता क्या है या परंपरा का क्या अर्थ निकलता है। हम इसके लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं।
अब मानिए कि परंपरा शब्द कुछ है नहीं है, इसे हमें शुरू से शुरू करना है। देखिए हम मनुष्य हैं और मनुष्य के मन में पहले एक विचार आता है। मान लीजिए कि मेरे मन में विचार आता है कि अपनी शेव जो है मैं उसको थोड़ा बड़ा कर लूं, बियर्ड बना लूं। ऐसा किसी के मन में पहले विचार आया होगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले तक सब लोग क्लीन शेव रखना पसंद करते थे, लेकिन फिर एक ट्रेंड आया, एक परंपरा आई बियर्ड रखने की। तो मैं इसी पर उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं। पहले ये किसी व्यक्ति को विचार आया होगा, उस व्यक्ति ने इस विचार को जब लागू किया होगा तो उसे अच्छा लगा होगा, उसे ये जो अच्छा लगा इससे उसे लाभ मिला होगा, तो हो सकता है कि उसने इसे आदत के रूप में अपना लिया हो, वो हर बार ऐसा करने लगा हो। तो सबसे पहले एक विचार आता है, विचार अगली स्टेप में आदत के रूप में बदल जाता है। ये आदत जब बहुत सारे लोगों द्वारा अपना ली जाती है तो इस आदत को हम जन रीति कहते हैं। क्या कहते हैं? जन रीति। जन रीति मतलब जनता ने अपना लिया, मतलब जब सब लोग ऐसा करने लगते हैं तो वो जन रीति बन जाती है। अभी भी ये परंपरा नहीं बनी है। जब जन रीति पीढ़ी दर पीढ़ी, याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों द्वारा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने लगती है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा स्टेप बाय स्टेप ही या पीढ़ी दर पीढ़ी ही आगे बढ़ती जाती है। और जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आगे बढ़ती है तो इसे ही हम प्रथा या परंपरा के नाम से जानते हैं। प्रथा या परंपरा बन जाती है। जब इस प्रथा या परंपरा का कोई उपयोग नहीं होता तो यही प्रथा या परंपरा रूढ़ी बन जाती है। हमारा जो मूल पॉइंट है वो प्रथा या परंपरा है। प्रथा और परंपरा दोनों एक ही बात है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। शायद आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले इस दुनिया में आता है विचार। वो विचार जब व्यक्ति द्वारा अपना लिया जाता है तो उसे आदत कहते हैं। यही आदत जब सब लोगों द्वारा अपना ली जाती है या किसी एक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपना ली जाती है तो उसे जन रीति कहते हैं। जब वो जन रीति पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों द्वारा अपनाई जाने लगती है तो उसे ही प्रथा या परंपरा कहते हैं। और जब इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता या मनुष्य के विकास में ये नकारात्मक रोल निभाने लगती है तो उसे रूढ़ी कहा जाता है। इस प्रकार हमारी समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं वो सब इसी चैनल को पार करते हुए या इसी पद्धति को पार करते हुए बनी हैं। एक और उदाहरण हम व्यवहारिक ले लेते हैं जिससे आपको सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम ऐसा उदाहरण लेते हैं जो रूढ़ी के रूप में जाना जाता है, जैसे पर्दा प्रथा। आप सब जानते हैं कि पर्दा प्रथा को आज की तारीख में हम प्रथा भी कहते हैं और रूढ़ी भी कहते हैं। पर्दा एक परंपरा के रूप में या पर्दे के जैसा ही आप इसे मुस्लिम धर्म में या इस्लाम में चाहें तो जो मुस्लिम में चलता है उसे ले सकते हैं। मुस्लिम धर्म में पर्दे के स्थान पर जो पहने जाते हैं वस्त्र उसे यूज किया जाता है। महिलाओं में, मुस्लिम धर्म की महिलाओं में यही बुर्के के रूप में पहना जाता है। आइए इसका विकास कैसे हुआ ये हम समझते हैं। आप सब लोग जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा हुआ है, मध्यकाल के इतिहास में जब भारत में इस्लाम आक्रमणकारियों के आक्रमण होते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब मध्य भारत या मध्यकालीन इतिहास में इस्लाम के आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए तो उस समय भारत में एक अच्छी समाज, विकसित समाज के रूप में सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। ऐसे में इन लोगों ने धन लूटने के साथ साथ उस स्थान के लोगों को मारना काटना भी शुरू किया, अपने धर्म को जबरदस्ती प्रचारित करना शुरू किया। ऐसी स्थिति में जब मध्यकाल चल रहा था, औरंगजेब का समय था या औरंगजेब के भी पहले जो धर्म मोहम्मद गोरी से लेकर के जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने जब आक्रमण किया तो वे गांव में जो सुंदर महिलाएं होती थी उनको उठाकर ले जाते थे, उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार या विवाह की घटनाएं होती थी। ऐसी स्थिति में भारत के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन पंडित जी की एक बेटी को पहले ही मुस्लिम आक्रमणकारी उठा ले जा चुके थे। दूसरी लड़की जो उस समय पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी, उस पर भी आक्रमणकारियों की बुरी नजर थी। ऐसी स्थिति में पंडित जी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए, बेटी की इज्जत को बचाने या उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको ऐसा एक वस्त्र पहनाया जिससे उसका पूरा फेस ढका जा सके। ये केवल पंडित जी का एक विचार था। अब यहां से शुरू होता है विचार। पंडित जी के मन में विचार आया कि
क्यों ना मेरी लड़की के शक्ल को ढक दिया जाए या शरीर को पूरी तरह ढक दिया जाए, जिससे कोई इसे देख ही नहीं पाए और कोई इसके साथ ये घटनाएं ना करे या इसके साथ इसकी इज्जत को खतरा ना हो। ये विचार गांव के बाकी सब लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि इससे पंडित जी की बेटी सुरक्षित हो गई। ये जब सब लोगों ने या उन्होंने अपनी बेटी को करवाया या ये बात का जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वो आदत के रूप में बनी। जब रोज रोज वो उन पंडित जी की बेटी पर्दा करने लगी जिससे उसकी सुरक्षा हुई, तो ये आदत बन गई। जब ऐसा गांव वालों ने देखा कि पंडित जी ने इस तरीके से अपनी बेटी की सुरक्षा का प्रावधान किया है, व्यवस्था बनाई है, तो सब लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। मध्यकाल में धीरे धीरे ये व्यवस्था एक गांव से एक शहर से पूरे राज्य में फैल गई और एक राज्य से पूरे भारत में फैली। और पूरे भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहनों को बचाने के लिए पर्दा करने की प्रथा या पर्दा रखने की प्रथा शुरू हुई। ये इस समय जन रीति कहलाती थी। जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें और आगे बढ़ी तो यही पर्दा करने की प्रथा के रूप में या परंपरा के रूप में जन्म ले ली। आज की तारीख में इसे हम रूढ़ी कहते हैं। अब रूढ़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो अब भारत में कोई मुस्लिम आक्रमणकारी है और ना ही कोई अंग्रेज आक्रमणकारी है। आज की तारीख में अगर गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा किसी लड़की को या उनकी बेटी को पर्दा करने के लिए कहा जाता है, तो क्योंकि ये पर्दा करने की व्यवस्था का मूल कारण था मुस्लिम आक्रमणकारियों से खुद की बेटी बहनों को बचाना। अब ना मुस्लिम आक्रमणकारी रहे ना अंग्रेज आक्रमणकारी रहे, अब हमारी बेटियां वैसे ही सुरक्षित हैं। वो जींस या टॉप पहन सकती हैं या जो वो पहनना चाहे वो पहन सकती हैं। भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ किसी पर किसी का कोई जोर नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर काम करता है। तो ऐसी स्थिति में पर्दे की कोई महत्व नहीं रह जाता या पर्दा करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार पर्दा प्रथा जो कि एक जमाने में बहुत ज्यादा उपयोगी थी, वो धीरे धीरे हमारे लिए रूढ़ी के रूप में जन्म ली और ये अब समाज में लड़कियों के विकास या लड़कियों के सशक्तिकरण की एक बड़ी समस्या के रूप में पहचानी जाती है। तो आप लोगों ने इस एक स्टोरी से समझा कि प्रथा या परंपरा क्या होती है और हमारे इस सिलेबस में जनजातियों की प्रथा और परंपरा का ही वर्णन किया गया है या हमसे प्रथा और परंपरा ही पूछी गई है। आइए हम शुरू करते हैं। एक एक जनजाति की प्रथा, परंपरा, नृत्य और त्योहार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोरकू जनजाति पर फोकस करते हैं। कोरकू जनजाति, आप सब लोग इसके क्षेत्र या इसके कोरकू शब्द का अर्थ जानते हैं। इस टॉपिक में मैं कोरकू कहाँ रहते हैं, इनके घर कैसे होते हैं, ये क्या खाते हैं या क्या पहनते हैं, इन पर बात नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल कोरकू जनजाति के परंपराएं, कोरकू जनजाति के त्योहार और कोरकू जनजाति के नृत्यों पर बात करूंगा। आइए शुरू करें। कोरकू जनजाति द्वारा सबसे पहले दहेज के रूप में जो व्यवस्था या परंपरा प्रचलन में है उसे हम गोनेम कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है गोनेम क्या है? क्या पूछा जा सकता है? गोनेम क्या है? गोनेम कहते हैं दहेज को, और जनजाति में या कोरकू जनजाति में दहेज को गोनेम के रूप में पहचाना जाता है और दहेज लिया जाता है। ये कोरकू जनजाति में लड़कियों को दिया नहीं जाता, लड़कियों द्वारा लिया जाता है। अर्थात जो लड़का है, वर पक्ष है, उसके द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाता है, उसे गोनेम कहते हैं। अगला प्रथा है सीडू आनी। एक परंपरा है सीडू आनी। ये क्या है हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोरकू जनजाति में किसी सगाई या विवाह के लिए लोग बात करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जब एक दूसरे को लड़का या लड़की दिखाया जाता है उस समय यस या नो नहीं कहा जाता। जो लड़की के पिता होते हैं वो सीडू आनी कह करके अपनी हामी भरते हैं, और जब वो सीडू आनी कहते हैं तो इसका अर्थ होता है दारू के लिए निमंत्रण। और यही असली में कोरकुओं में हाँ कहने या हाँ कहने की एक प्रथा है। कोरकुओं में सीधे तौर पर रिश्ते के लिए हाँ या ना नहीं कहा जाता, वह या तो सीडू आनी कहा जाता है या कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सीडू आनी का अर्थ होता है दारू के लिए निमंत्रण, और इस दारू के लिए निमंत्रण का अर्थ होता है रिश्ते के लिए हाँ कह देना। आगे बढ़ते हैं। धाम गीत, अगला एक शब्द है धाम गीत। इसमें मैंने गीतों और नृत्यों को भी शामिल कर लिया है क्योंकि ये भी स्पेशल है। देव दशहरे के दिन देवता के चबूतरे पर किया जाता है और इस समय ढोलार गीत गाए जाते हैं। देखिए, दो गीत हो गए, धाम गीत और ढोलार गीत।
ढोलार गीत और धाम गीत क्या है? कोरकू जनजाति में जब भी कोई त्योहार या उत्सव मनाया जाता है तो जो देवताओं के चबूतरे होते हैं उन पर नृत्य किया जाता है। मूल रूप से इनका जो पंडा होता है जिसे देव भाव आते हैं या जिसमें देवता आते हैं, वो देव दशहरे के दिन देवता के चबूतरे पर एक विशेष प्रकार का नृत्य करता है जिसे हम धाम गीत कहते हैं। ढोलार गीत क्या होता है? कोरकू किशोरियां जिरोती में झूला बांधकर ढोलार गीत करती हैं। देखिए, हर एक जनजाति में महिलाओं को विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, कुछ अपने वर चुनने की या कुछ उससे संबंधित उपवास, त्योहार, पर्व मनाने की। यहाँ पे एक ढोलार गीत विशेष है जो कोरकू की युवतियों या किशोरियों जिनकी शादी नहीं हुई है उनके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। बुगड़ू क्या है? बुगड़ू बांसुरी जैसा एक 4 फीट लंबा, एक इतना 4 फीट लंबा एक फुफकार भरने वाला, या जैसे शादी में आपने देखा होगा बाजा, तो वो बाजे जैसा एक यंत्र होता है जिसे बुगड़ू कहा जाता है। अब याद रखेंगे बुगड़ू क्या है? बांसुरी जैसा 4 फीट लंबा एक फुफकार बजाने वाला वाद्य यंत्र। दीपावली पर कोरकुओं के ग्वाल, जिन्हें ठांडिया कहते हैं, वो रात्रि भर विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाते हुए बुगड़ू बजाते हैं। आपको याद रखना है बुगड़ू क्या है? बुगड़ू एक वाद्य यंत्र है जो कोरकू जनजाति में जो ग्वाल होते हैं, जो गाय चराने का काम करते हैं, उनके द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगा जो मैंने पिछले कोरकू वीडियो में आपको कम पढ़ाई है या उन पर बहुत ज्यादा विशेष बल नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। भुगड़ू आप याद रखेंगे, यहां से एक शब्द भी याद रखेंगे, ढांडिया। ये ढांडिया क्या होता है? इसी से अगली प्रथा बनेगी, ढांडिया हाट। ढांडिया हाट किस जनजाति का प्रसिद्ध हाट है या त्योहार है? दीपावली के बाद पहले बाजार में ठांडिया अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इस हाट को ठांडिया हाट कहते हैं। आप याद रखेंगे। अब ढांडिया शब्द का क्या मतलब होता है? इस ढांडिया शब्द का अर्थ होता है ग्वाल। जो कोरकू जनजाति के ग्वाल होते हैं वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, और दीपावली के बाद जो पहला हाट लगता है उस हाट में वे इस नृत्य का प्रदर्शन पूरी रात करते हैं। इस हाट को ही ढांडिया कहते हैं या इस नृत्य को ढांडिया नृत्य, इस कारण से इस हाट को ढांडिया हाट कहते हैं। और बजाए जाने वाले यंत्र को हम गुड़का कहते हैं। आपने अब भी समझा, भुगड़ू नाम का एक यंत्र होता है जो बाजे जैसा होता है जिसे बजा करके नाचा जाता है। 2 स्थानों के हाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, जैसे भगोरिया हमें पता है कि भीलों में पाया जाता है, वैसे ही कोरकू जनजाति में ढांडिया हाट पाया जाता है, ये विशेष है। होशंगाबाद के मोरखेड़ी, खिड़किया तहसील में एक मोरखेड़ी गांव है जहां पर ढांडिया हाट विश्व प्रसिद्ध है। खंडवा के हरसुद तहसील में खालवा के ढांडिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ढांडिया आप याद रखेंगे। मूल रूप से बात है ढांडिया हाट किस जनजाति में प्रचलित है? ढांडिया हाट कोरकू जनजाति का एक विशेष प्रकार का हाट है। आगे बढ़ते हैं। कोरकू प्रथाएं। देखिए, कोरकू जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु के समय कुछ विशेष प्रकार की प्रथाएं करते हैं, उन पर बल देते हैं। दीवा दावी प्रथा, ये क्या होती है? दीपावली के दिन कोरकुओं द्वारा गाय की पूजा की जाती है जिसे दीवा दावी कहते हैं। याद रखिएगा, दीवा दावी का क्या अर्थ होता है? दीवा दावी का अर्थ होता है गाय की पूजा करने के लिए एक विशेष प्रकार की परंपरा। इस दीवा दावी में दीपक या जो आटा है उसका एक दीपक बनाकर गाय की पूजा की जाती है, और इसे कुछ विशेष प्रकार के अनाज और इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की जो भोजन है वो बना करके इसे खिलाया जाता है। दीवा दावी आपको नाम याद रखना है। जैसे हिंदुओं में दीपावली मनाया जाता है, सेम कोरकुओं में दीपावली के दिन दीवा दावी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नवाखानी त्योहार, ये आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले भी इसको पढ़ा चुका हूं और बहुत सारी जनजातियों में पाया जाता है। फसल कटाई का एक त्योहार है जिसे कोरकू नवाखानी या दवाधानी कहते हैं। अब आपको एक विशेष बात याद रखनी है। देखिए, जो जनजातियां है उनकी एक विशेष भाषा होती है, इसलिए कभी कभी शब्द फिसलते हैं। यहाँ पे जो शब्द विशेष रूप से लिखित रूप में मिलता है वो नवाखानी मिलेगा, लेकिन कोरकुओं में इसी नवाखानी को नवाधानी कहा जाता है, नवधन्या भी कहा जाता है। खैर, नवधन्या उड़ीसा में प्रचलित एक शब्द है, इसी को वहां नवधन्या कहेंगे।
लेकिन आपको यहाँ नवाधानी याद रखना है। इसमें फसल की कटाई पर त्योहार मनाया जाता है, कोरकू नवाधानी कहते हैं। यह माघ दशहरे के दिन मनाया जाता है और कोरकू इसी दिन नया साल मनाते हैं। अब ये प्रश्न एग्जाम में इस रूप में पूछा गया है कि कोरकू किस दिन नया साल मनाते हैं। जिस दिन वो नया साल मनाते हैं उस दिन नवाधानी नाम का उत्सव मनाया जाता है और ये दशहरे के दिन या माघ दशहरे के दिन मनाया जाता है। मूल दशहरा नहीं, वो जो हम दशहरा मनाते हैं वो कार्तिक वाला दशहरा, ये माघ दशहरा है, याद रखिएगा। ढाढल नृत्य, नवाधानी त्योहार के दिन अर्थात नए साल के दिन जो कोरकुओं द्वारा एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है उसे ढाढल नृत्य कहते हैं। आपको ये ढाढल नृत्य, दीवादावी और नवाधानी ये तीनों ही याद रखना है। तीनों एक साथ में एक जैसी परंपराएं इसलिए मैंने साथ में रखा है इनको। आगे बढ़ते हैं। कोरकुओं की एक और प्रथा है सजनई फगनई गीत। ये क्या होता है? होली जिस दिन तैयार की जाती है, देखिए हिंदुओं में जिस दिन होली जलाई जाती है उसके एक दिन पहले शाम को होली तैयार की जाती है। सेम कोरकुओं में भी होली जलाने के एक दिन पहले रात को होली तैयार कर ली जाती है। कंडे, लकड़ी या जो घास फूस है उसको इकट्ठा करके होली बनाई जाती है। होली बनाने के समय कोरकू एक विशेष प्रकार का प्रथा का पालन करते हैं जिसे सजनई फगनई गीत कहते हैं या सजनई फगनई पूजन कहते हैं। होली जिस दिन मनाई जाती है उसके पहले जब वो तैयार की जाती है तो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर सजनई फगनई गीत गाता है और इसी समय पे झमार गीत भी याद रख लीजिए। झमार गीत, होली जलाने के समय झमार गीत गाए जाते हैं। तो होली से संबंधित दो विशेष गीत हैं जो इनके द्वारा गाए जाते हैं, कोरकू में प्रचलन में है, सजनई फगनई गीत और झमार गीत। ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरकुओं में कुछ विशेष नृत्य परंपराएं हैं, वो कौन सी हैं? पहला है देव दशहरा नृत्य। दशहरे के दिन ग्राम देवता के चबूतरे पर इकट्ठे होकर धाम गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के गीत होते हैं ये धाम गीत। और जो पंडियार होता है, पंडियार अर्थात वो व्यक्ति जिसे देवताओं के भाव आते हैं या जिसे भिरू आते हैं या जिसे काली माता आती है, जिसे नाग देवता आते हैं, उसे पंडियार कह रहे हैं। जिसे देवता आते हैं विशेष वस्त्र जिसे चोलाना कहते हैं वो पहनकर एक नृत्य करता है जिसे देव दशहरा नृत्य कहते हैं। आपको याद रखना है देव दशहरा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित में है? कोरकू जनजाति में प्रचलन में है। अब ये चोलाना क्या है ये भी आप याद रखिएगा। इनका एक विशेष प्रकार का वस्त्र है। ये कैसा होता है? लाल रंग की ओढ़नी और घुटने तक लाल रंग का पजामा होता है जिसे पहनकर ये जो पंडियार है ये नृत्य करता है और इस नृत्य को हम देव दशहरा नृत्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थापटी नृत्य। बैसाखी के महीने में स्त्री और पुरुष प्रधान युवती अर्धवृत्त में नृत्य करते हैं, इसे ही हम थापटी नृत्य कहते हैं। इसमें गाए जाने वाले गीत को थापटी सिरिंज कहते हैं। अब देखिए बैसाखी के समय हमारे यहाँ पर बैसाखी जला करके एक विशेष त्योहार मनाया जाता है। वहीं जनजातियों में, कोरकू जनजाति में विशेष रूप से थापटी नृत्य की परंपरा है या थापटी त्योहार के रूप में भी एक विशेष पूजन है। कोई विशेष त्योहार जैसा बहुत सब लोग नहीं मनाते लेकिन एक स्पेशल पूजा होती है, उसके बाद थापटी नृत्य सबके द्वारा किया जाता है। ये बैसाखी के महीने में होता है और स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला नृत्य है कोरकू जनजाति का चाचरी नृत्य। थापटी नृत्य, उसके बाद चाचरी नृत्य। हमने 3 नृत्य पढ़े हैं अभी, देव दशहरा, थापटी और अब पढ़ रहे हैं चाचरी। चाचरी नृत्य च से शुरू होता है और चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र माह में पुरुष प्रधान समूह नृत्य है। गोल घेरा बना करके ताली बजा करके इस नृत्य को किया जाता है। नृत्य करते समय ढूर ढूर की आवाज करते हुए ये लोग नाचते हैं। पाँव में घुंघरू बांधे जाते हैं और एक गोल घेरा बना करके बीच में ढोल बजाते हुए इस नृत्य को किया जाता है। आपको ये याद रखना है चाचरी नृत्य क्या होता है। अगला है गोंगलिया नृत्य या गेंगोलिया नृत्य। ये पुरुषों का नृत्य है जो चैत्र माह में किया जाता है और कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। ढांढल नृत्य, ये फुर्सत के समय चैत्र बैसाख में किया जाने वाला नृत्य है, सामान्यतः कोरकू में ज्यादा पाया जाता है। ये जो नृत्य जिनके अभी हम बात कर रहे हैं ये मूलतः कोरकू जनजाति के ही नृत्य हैं। मैं ऐसे नृत्यों पर फोकस नहीं कर रहा हूं जो सब जनजाति में कॉमन पाए जाते हैं। डोडबली नृत्य, आप सब लोग जानते हैं कोरकुओं में एक प्रथा है डोडबली की। जेठ महीने में लड़के लड़की जब घर घर मांगने जाते हैं तो उस समय डोडबली नृत्य करते हैं
डोडबली एक त्योहार है जिसमें मनोकामना पूर्ण होने पर विशेष रूप से देवता की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। चिल्लूड़ी नाच। चिल्लूड़ी नाच क्या होता है? कुंवार माह में कुंवारी युवतियों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। यह एक दूसरे की भुजा पकड़कर किया जाता है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा जो भीलों में प्रचलन में है, उसमें ये नृत्य विशेष रूप से कॉपी किया गया है कोरकू जनजाति द्वारा। कोरकू में प्रचलित चिल्लूड़ी नाच छोटी छोटी लड़कियों का एक नाच है जिसमें लड़कियां एक दूसरे को ऐसे कंधे से पकड़ करके एक गोल घेरा बना करके नाचती है। आप कमेंट करके बताइएगा भीलों में प्रचलन में चलने वाला वो नाच कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चिल्लूड़ी के समान है वो नृत्य। अगला होरेया नृत्य या होरेया नाच। कुंवार माह में पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है जिसमें 40 नर्तक एक साथ दो कतार में आमने सामने खड़े होकर के नाचते हैं। इसको हम होरेया नाच कहते हैं। डांडिया नाच। कोरकुओं में पशुओं को चराने वाले ग्वाल जिन्हें डांडिया कहते हैं वो दीपावली के अवसर पर या दीपावली के अगले दिन भुगड़ू नामक वाद्य को बजाते हुए इस नाच को करते हैं, डांडिया नाच कहलाता है। गादली नाच। शादी विवाह के अवसर पर कोरकू स्त्रियों द्वारा रात्रि में किया जाने वाला एक नृत्य है गादली नृत्य। ये 10 प्रकार के नृत्य हमें पढ़ने हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन एक बार अगर आप नाम सुन लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आपका काम केवल कोरकू से इन्हें जोड़ना है। अभी मैं कंपैरेटिवली इन सब के नृत्य भी आपको एक बार बता दूंगा जिससे तुलनात्मक अध्ययन हो जाए और आप इन सब में कंफ्यूज होना बंद कर दें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति में जो नृत्य व्यवस्था है वो बहुत विशिष्ट है। इसके बाद हम वेगा जनजाति पे आते हैं। देखिए, हमने कोरकू जनजाति के नृत्य पढ़ लिए, उनके त्योहार पढ़ लिए, उनमें बजाए जाने वाले कुछ विशेष वाद्य पढ़े और उनके साथ में हमने उनके कुछ परंपराएं प्रथाएं पढ़ी। तीनों टॉपिक एक साथ में हमने इस पॉइंट में कवर किए। अब हम सेम पैटर्न बेगा जनजाति पर फोकस करते हैं। बेगा के हम पहले कुछ परंपराएं पढ़ेंगे, फिर बेगा के त्योहार और फिर बेगाओं के नृत्य और पर्व पढ़ेंगे, साथ में मिलाते हैं। बेगा जनजाति जन्म के समय हमें 3 बातें याद रखनी है। पहले होता है सुनमाई। सुनमाई क्या होता है? सुनमाई उस महिला को कहा जाता है जो गांव में, देखिए बेगा जनजाति में कोई अस्पताल तो पाया नहीं जाता है गांवों में, तो बेगा जनजाति में जब महिला गर्भवती होती है तो उसे बच्चा पैदा न कराने के लिए एक दाई के रूप में महिला भूमिका निभाती है। ये जो बच्चा पैदा कराने के लिए एक्सपर्ट महिला होती है जिसे गांव में दाई कहा जाता है, वही बेगांव में सुनमाई कही जाती है। क्या नाम है इसका? सुनमाई। आप याद रखिएगा, सुनमाई किस जनजाति में दाई का काम करती है? बेगा जनजाति में। अगला बड़ी उजा। बड़ी उजा या बड़ी दवा कहते हैं इसे। जच्चा को पिलाई जाती है। जच्चा का अर्थ होता है उस महिला को जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। आपने सुना होगा जच्चा बच्चा, तो बच्चा मतलब बालक जो जन्म लिया है, जच्चा माने उसकी माता। तो जच्चा को गर्भ या प्रसव हो जाने के बाद, बच्चे के जन्म हो जाने के बाद जो दवा पिलाई जाती है उसे बड़ी उजा कहते हैं। अगला है बरादान। किसी घर में लड़कियां पैदा हो रही हो तो जन्म के समय शिशु को जिस सूपे में सुलाया जाता है उसमें सभी धान मिलाकर रख दिए जाते हैं। और ऐसा एक परंपरा है, बेगाओं का मानना है कि अगर हमने बरदान कर दिया या बरादाना कर दिया तो इससे उस महिला का नाड़ा चेंज हो जाएगा या नाड़ा बदल जाएगा। अगली बार बच्चे में अगर लड़कियां जन्म ले रही तो अगला बच्चा जो जन्म लेगा वो लड़का होगा। इसको करने के लिए इनमें एक प्रथा या एक परंपरा प्रचलन में जिसको बरदान कहा जाता है। याद रखिएगा, 3 शब्द हमने जन्म से संबंधित समझे हैं। पहला है सुनमाई, दूसरा है बड़ी दवा या बड़ी उझा और तीसरा है बरदान। आगे बढ़ते हैं बेगा जनजाति में। बेगा में विवाह से संबंधित कुछ परंपराएं या प्रथाएं हैं, उन पर बात करते हैं। पहला होता है सगाई बारात। देखिए, आमतौर पर बारात तब जाती है जब दोनों के बीच रिश्ता पक्का हो गया हो और लड़का पक्ष लड़की को विवाह करने के लिए या फेरे करने के लिए उसके घर जाता है, इसे हम बारात कहते हैं। इस बेगा जनजाति में बारात 2 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ भावर और दूसरी होती है सगाई बारात। ये जो सगाई बारात है ये क्या है ये समझते हैं। सगाई करने के लिए या सगाई फिक्स हो जाने के बाद जब लड़का पक्ष, जिसमें लड़का शामिल नहीं होता है, लड़के के पिता, लड़का का परिवार, लड़के के नातेदार शामिल होते हैं, ये सब जब लड़की के घर रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं सगाई बारात। ये याद रखना। इसमें बिल्मा गीत गाकर नृत्य किया जाता है।
यहाँ दूसरा पॉइंट बिल्मा गीत है। बिल्मा गीत आपको याद रखना है। बिल्मा गीत किस जनजाति में प्रचलन में है? ब से बिल्मा और ब से बेगा, दोनों साथ साथ में याद रख लेना। एक होता है कसर कोवा, ठीक है। अब सगाई हो गई, दोनों के बीच संबंध हो गया है, तो अब विवाह करेंगे। तो विवाह करने से पहले घर में एक कलश की स्थापना की जाती है बेगाओं में, जिसे कसर कोवा कहते हैं। विवाह घर में कलश की स्थापना को ही कसर कोवा कहते हैं। अगला शब्द पिड़छोनी। पिड़छोनी शब्द है, ये पिड़छोनी एक परंपरा है। माटी खनोनी की प्रक्रिया में दूल्हे को पीठ पर बिठा करके लाया जाता है। देखिए, हिंदू परिवारों में या हिंदू धर्म में जब किसी लड़के का विवाह होता है तो माटी खनोनी की एक प्रथा प्रचलन में है, जिसमें जिस दिन लड़का बाने बैठता है उसकी प्रथा की जाती है, तो उससे पूर्व घर की 4 महिलाएं या 5 महिलाएं खेत से थोड़ी सी मिट्टी खोद कर लाती है, जिसे हम कहते हैं माटी खनोनी। बेगांव में भी ये प्रथा प्रचलन में है, लेकिन यहाँ एक विशेष बात और है, और वो विशेष बात है पिड़छोनी। इसमें जो दूल्हा या दुल्हन होती है उसे पंडित, अर्थात यहाँ का जो पंडित होता है, पंडियार, वो उस लड़के या लड़की को अपनी पीठ पर बिठा करके लाता है घर तक। इसे हम कहते हैं पिड़छोनी, जिसमें माटी खनोनी की प्रथा प्रक्रिया में दूल्हे को पीठ पर बिठाकर घर लाया जाता है। विशेष है इस जनजाति की, आपको याद रखनी है। अगला है परधोनी। बारात जब लड़की के घर जाती है तो मैदान में रुक करके परधोनी कहते हैं। ये परधोनी में होता क्या है? यह परधोनी एक परंपरा है। परधोनी एक गीत का नाम भी है, हमें याद रखना है। लेकिन परधोनी गीत या परधोनी परंपरा में क्या होता है? दोनों 5 घर से भिक्षा मांगते हैं। ध्यान रखिएगा, परधोनी बेगांव की एक स्पेशल परंपरा है कि जब भी किसी लड़के की बारात किसी गांव में जाती है तो गांव में रुक करके पहले 5 घर से भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में इकट्ठा किया हुआ जो अनाज या जो चीजें होती हैं वो विवाह में काम में ली जाएंगी। इस परंपरा को, जिसमें बाराती भिक्षा मांगते हैं, उसे कहते हैं परधोनी। ये याद रखना है आपको। अगला है गठ जड़ोनी। दूल्हा दुल्हन का गठजोड़ किया जाता है इसमें। अगला शब्द है बड़ भावर। देखिए, अभी आपने सगाई बारात यहाँ कर लिया था। अगली वाली जो बारात है जिसमें फेरे होने वाले, तो फेरे होने के पहले जब उनको मतलब फेरे करने के लिए जो इस यहाँ पे परंपरा निभाई जाती है बेगांव में, उसे बड़ भावर कहा जाता है। तो हमने ये जो 5-6 शब्द बेगांव के लिए पढ़े हैं, स्पेशल हैं, आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बेगांव में और कुछ विशेष बातें हैं जो हमें और समझनी है, याद रखनी है। अगला है बंधोनी। लड़की के पिता द्वारा गाय या बछिया, गाय और उसका एक बछिया, विवाह के जब कन्यादान होता है तो उस समय लड़की को दान किया जाता है, ये दान में दिया जाता है, और इसे कहते हैं बंधोनी। ये एक परंपरा है जो केवल बेगांव में प्रचलन में है। आमतौर पर गाय दान करने के लिए अलग अलग प्रथाएं दूसरी समाजों में भी प्रचलन में है, लेकिन बेगांव में माना जाता है कि जब कन्यादान की जाती है तो साथ में एक गाय और एक बछड़ा भी दान करना होता है, जिसे हम बंधोनी कहते हैं। अगला है सामरा प्रथा। ये मृत्यु से संबंधित है, विवाह समाप्त हो गया। सामरा प्रथा क्या है? जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, तो जब वो मरने वाला होता है, मतलब कुछ समय बाद मर जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो चांदी या सोने का एक सिक्का लिया जाता है और उससे दही और शहद, मूल रूप से दही, मृत्यु या अंतिम सांस के समय आत्मा तृप्ति के लिए सोने या चांदी के ऊपर दही रखकर उस व्यक्ति के मुंह में या उस व्यक्ति को पिलाया जाता है जो अभी मरने वाला है। इससे माना जाता है कि वो व्यक्ति अगले जन्म में पैसे वाला होकर के पैदा होगा या सक्षम व्यक्ति या आर्थिक रूप से सक्षम रहेगा। ऐसा करने के लिए जो प्रथा बेगांव में प्रचलन में, उसे सामरा प्रथा कहते हैं। अब याद रखेंगे, सामरा प्रथा किस जनजाति में प्रचलन में है? बेगा जनजाति में। एक बिल्मा नृत्य होता है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिल्मा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। इसी समय एक दादरिया नृत्य भी होता है या दादरिया गीत भी होता है। विवाह में बारात के आगमन पर सवाल जवाब शैली में गाए जाने वाले नृत्यों को दादरिया गीत कहते हैं। और इसी समय कुछ नृत्य भी होते हैं, उनके कुछ नाम है, लेकिन वहां दादरिया नृत्य भी उपयोग किया जाता है। आपको मूल रूप से याद रखना है बिल्मा नृत्य और दादरा नृत्य। दादरा नृत्य क्या है? जब बारात आ जाती है तो एक पक्ष बाराती पक्ष और एक जो मेहमान नवाजी करने वाला पक्ष है, वो दोनों सवाल जवाब में जो गीत गाते हैं उसे हम दादरिया नृत्य कहते हैं। अगला है सोवर उठाई। सोवर उठाई क्या है? जन्म के 6 दिन बाद नवजात शिशु का नाड़ा सूख कर जब गिर जाता है
तो छठी पूजन की परंपरा है जिसे हम सोवर उठाई कहते हैं। याद रखना है सोवर उठाई क्या है। सोवर उठाई बेगा जनजाति में छठी पूजन या छठी माता की पूजा करने की एक परंपरा है। जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन तक कुछ नहीं किया जाता या कुछ विशेष परंपरा नहीं पाली जाती, लेकिन छठे दिन सोवर उठाई के माध्यम से उस बच्चे की पूजा की जाती है और साथ में छठी माता की पूजा की जाती है। इसे हम कहते हैं सोवर उठाई। अगला है बेगा झालरा। छठी पूजन के अगले दिन शिशु के सिर के बाल उसके पिता द्वारा मोड़ दिए जाते हैं या उसके पिता द्वारा उस बच्चे का मुंडन किया जाता है। हिंदू धर्म में यही मुंडन कहलाता है। यही बेगा जनजाति में झालर प्रथा कहलाती है। आपको याद रखना है बेगा झालर क्या होती है। बेगर झालर मुंडन का ही एक विशेष नाम है। छठी पूजन को हिंदू धर्म में नामकरण के समय किया जाता है, यहाँ सोवर उठाई के नाम पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मेली मांदी कहा जाता है, या जो उसका मृत्यु भोज है उसे मेली मांदी के नाम से जाना जाता है। मृत्यु भोज को बेगा जनजाति में मेली मांदी कहते हैं। बेगा जनजाति के कुछ त्योहार भी हैं। पहला है बिद्री पूजा या बिद्री। बिद्री आप सब लोग जानते हैं, बिद्री शब्द का हिंदी में अर्थ होता है बादल। और जब भी खेतों में बीज बोए जाने वाले होते हैं तो उस समय बिद्री पूजा की जाती है। ये लगभग हर जनजाति में प्रचलन में, इसलिए मैंने डीप में कुछ नहीं लिखा है। तो बिद्री पूजा का अर्थ होता है बीज बोने के पहले या बोआई के पहले, फसल के बोने के पहले बीजों की पूजा करना बिद्री पूजा कहलाएगा। अगला है हरेली। हरेली क्या आते हैं? हरियावली अमावस्या के दिन धरती की पूजा की जाती है जिसे हरेली कहते हैं। यहाँ एक शब्द और याद रखना, बबरा। बबरा यहाँ एक विशेष मिठाई है जो हरियाली अमावस के दिन हर घर बनाई जाती है। देखिए 2 शब्द हो गए। बिद्री पूजा, बिद्री पूजा में फसल बोने से पहले फसल की पूजा या बीजों की पूजा की जाएगी। फसल जब खेतों में लहलहाएंगी तो हरियाली अमावस्या के दिन हरियाली पूजा की जाएगी। इसमें एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है जिसे बबरा कहते हैं। याद रखिएगा नाम बबरा। हरेली इस त्योहार को कहते हैं। अगला नवाखानी। जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो उस फसल का पहले उपभोग ना करते हुए भगवान को उसका भोग लगाया जाता है और ऐसा पूरी जनजाति एक साथ करती है जिसे नवाखानी उत्सव कहते हैं। अगला है दशहरा। देखो 3 उत्सव हो गए एक साथ, बिद्री, हरेली और नवाखानी। जब बोने वाले थे खेत में बीज को तो उसे कहते हैं बिद्री। जब बो दिया और वो खेत हरे हरे हो गए तो उसे हरेली कहते हैं। और उसके बाद तीसरा है नवाखानी, जब वो फसल काट ली जाती है। देव दशहरा है दशहरा त्योहार। दशहरा नृत्य इसी समय किया जाता है। छेरता त्योहार, आपको पता है कि बच्चे होली के पहले या होली के समय घर घर पे छेत्रा मांगने जाते हैं और ये मूल रूप से बेगा जनजाति में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेगाओं की कला। बेगाओं की कला में आपको 2 शब्द याद रखने हैं। एक मगरोहन या सजन याद रखना है। सजन, मगरोहन और नोहडोरा। नोहडोरा अब भी MPPSC प्री में पूछा गया प्रश्न है। ये बेगा और गोंड दोनों में पाया जाता है। क्या होता है? नई दीवारों में बेगा मिट्टियों की रेखाएं बनाते हैं और रेखाओं में रंग भरते हैं। इस प्रकार ये रेखाएं खींच करके कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नोहडोरा। एक होता है सजन या मगरोहन। ये क्या होता है? लकड़ी या काष्ठ की एक कला है मगरोहन, जिसमें मंदिर नुमा एक आकृति बनाई जाती है जो किसी भी व्यक्ति के विवाह में मंडप के समय पे पूजी जाती है। मंडप के समय पूजी जाने वाली लकड़ी की एक आकृति, ये लकड़ी की एक श्रेष्ठ कारीगरी है जिसमें 4 वृक्ष, या 4 शब्द का अर्थ 4 नहीं है, संख्यात्मक 4 नहीं है, एक वृक्ष की प्रजाति होती है 4 वृक्ष। तो 4 वृक्ष की जो लकड़ियां हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। आपको ये याद रखना है। तो सजन और मगरोहन क्या है? एक विशेष प्रकार की काष्ठ कला। काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी से बनाई जाने वाली कला जिसमें लकड़ी का एक मंदिर जैसी संरचना बनाई जाती है जिसे मगरोहन कहते हैं। और ये मगरोहन विवाह के समय मंडप में रखा जाता है। याद रखना। हमें बेगा जनजाति के कुछ नृत्य भी पढ़ने हैं। बेगा में पहला नृत्य होता है दशहरा नृत्य। हमें याद है दशहरा पर्व मनाते हैं, दशहरा नृत्य करते हैं। दशहरा नृत्य क्या होता है? दशहरे से दीपावली के बीच किया जाने वाला नृत्य है जिसमें बिल्मा गीत गाए जाते हैं। इसमें मूल रूप से होता क्या है ये समझिए। देखिए बेगा जनजाति बहुत ही एक विकसित जनजाति मानी जाती है
और यहाँ लड़के को लड़की पसंद करने और लड़की को लड़का पसंद करने की पूर्ण आज़ादी होती है। इसी में ये जो दशहरा गीत है ये एक विशेष भूमिका निभाता है। दशहरा जो नृत्य है वो एक गांव के लोग झुंड बनाकर, लड़के लड़के 15-20 लड़के एक ग्रुप बना करके दूसरे गांव जाकर के नृत्य करते हैं, और लड़कियां एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे गांव जाकर के नृत्य करते हैं, और वहां उन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती है या लड़की को मूल रूप से पसंद करने या प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। इसमें दूसरे गांव जाकर पुरुष दल या स्त्री दल द्वारा अलग अलग नृत्य किया जाता है। ढोला एक शब्द है। नृत्य दल अपने साथ बना बनाया सा भोजन लेकर जाता है जिसे ठोला कहते हैं। शब्द याद रखिएगा, ठोला। ये ठोला शब्द जो है ये एक भोजन का नाम है। देखिए, जब बेगा जनजाति में पुरुषों का समूह किसी और गांव में नृत्य करने जाएगा तो पूरी रात भर नृत्य करेगा। सुबह उसे भूख लग जाएगी तो वो किसी के घर पे खाना नहीं खाता है, वो अपने खुद के द्वारा बना बनाया खाना लेकर के जाता है, और उस खाने को जो लेकर जाया गया है उसे ढोला कहते हैं। याद रखिएगा, ठोला या ढोला दोनों ही शब्द प्रचलन में है। कर्मा गीत, कर्म के प्रति लोगों को प्रेरित करने वाला गीत कर्मा गीत कहलाता है। विजयदशमी से लेकर के वर्षा ऋतु तक चलता है, और पुरुष बीच में मांदर बजाते हैं और स्त्रियां आसपास नाचती है। कर्मा गीतों में दैनिक कार्यों का वर्णन होता है या दैनिक कर्मों का वर्णन होता है, इसलिए कर्मा को कर्मा कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, कर्मा गीत को कर्मा गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्मा जनजाति या जो बेगा जनजाति उसमें लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले गीत हैं। ये लोगों को दिन में क्या क्या करना चाहिए इन बातों का विस्तृत वर्णन इनमें होता है, इसलिए इनको कर्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेगामी नृत्य, कर्मा और बेगा दोनों साथ में याद रखना। बेगामी नृत्य विशेष वेशभूषा पहनकर युवक युवती नृत्य करते हैं। इसमें जो पुरुष होता है वो मोर पंख की कलगी लगाता है सर पर, और जो महिलाएं होती है वो एक स्पेशल कला का प्रदर्शन करती है। यहाँ महिलाएं चोटी में घास के बने हुए छल्लों की माला पहनती है जिसे बीरन माला कहते हैं। और ये पूछा गया प्रश्न है, बीरन माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? बीरन माला की ये जो माला होती है बेगाओं की, ये बहुत विशेष है, स्पेशल माला मानी जाती है, इसे बीरन माला कहते हैं। ये जो घास के तिनकों को आपस में बुन करके बनाई जाती है, याद रखना, घास के छल्लों से माला बनाती हैं। झरपट नृत्य, झरपट कर्मा नृत्य का एक अंग है जिसमें स्वतंत्र रूप से किया जाता है। झरपट शब्द का अर्थ होता है छेड़छाड़। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि झड़पट या दशहरा नृत्य जो है ये महिलाओं को प्रसन्न करने या महिलाओं द्वारा पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसी बीच में इसमें एक हिस्सा महिलाओं को छेड़छाड़ करने का भी होता है, जिसमें ये झरपट नृत्य को या उस हिस्से को झरपट नृत्य कहा जाता है। झरपट का अर्थ ही छेड़छाड़ होता है, और ये कर्मा के मध्य भी किया जाता है और दशहरा नृत्य के बीच भी किया जाता है। अगला नृत्य रीना नृत्य, इसमें सेला रीना नृत्य भी कहते हैं, और ये केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, रीना और सेला रीना दोनों एक ही हैं, और बेगा जनजाति में महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब अकेला सेला नृत्य क्या है? जब रात में बेगा महिलाएं चांदनी रात में युवक युवतियों दोनों एक साथ नृत्य करते हैं तो इसी को सेला कह दिया जाता है। रीना और सेला रीना दोनों एक ही हैं, जबकि सेला अपने आप में एक अलग शब्द है या अलग नृत्य है। रीना नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है और सेला रीना में भी केवल महिलाएं भाग लेती है, जबकि सेला नृत्य में पुरुष और महिला दोनों साथ में नाचते हैं। चांदनी रात में युवक युवती सेला नृत्य करते हैं। हाथ में सवा, हाथ में डंडा, देखिए एक हाथ में सवा हाथ का डंडा होता है और उस सवा हाथ के डंडे को ही सेला कहा जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम सेला पड़ गया है। या सेला नृत्य में हाथ में एक डंडा होता है, उस डंडे का नाम सेला होता है, इसलिए इस प्रकार का जो नृत्य है उसे सेला नृत्य कहा जाता है। मैं यहाँ रुक कर आपको बता दूं कि डांडिया जो है वो एक नृत्य है गुजरात में किया जाने वाला। डांडिया नृत्य को डांडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हाथ में डांडिया लेकर के नाचा जाता है, इसलिए उस नृत्य को डांडिया कहते हैं। ऐसे ही यहाँ सेला में सेला नाम का जो डंडा होता है उसे हाथ में लेकर के नाचा जाता है, इसलिए इसे सेला नृत्य कहते हैं। अब याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। बिल्मा नृत्य, गांव में बारात की विदाई में युवक युवतियां नृत्य करते हैं तो इसे बिल्मा नृत्य कहते हैं। एक होता है भड़ोनी नृत्य, यह भी विवाह नृत्य है। जब बारात आंगन में बैठती है तो उनके सामने घर जो लड़की पक्ष है उसकी स्त्रियां कुछ विशेष प्रकार का नृत्य प्रदर्शित करती है, जिसे भड़ोनी नृत्य कहते हैं।
परध्वनि नृत्य मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले परध्वनि प्रथा बताई थी। अब परध्वनि नृत्य होता है विवाह नृत्य है। बारात आगमन में पुरुष एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनकर हाथ में फरसा लेकर के नाचते हैं, जिसे परध्वनि नृत्य कहते हैं। गेंडी भी एक प्रकार का नृत्य है। यह बच्चों द्वारा खेला जाने वाला एक खेल है, जिसमें हरेली या नवाखानी के बीच खेला जाता है। याद रखना, हरेली और नवाखानी बेगांव के त्योहार हैं, उनके बीच में बच्चे एक विशेष प्रकार का नाचते हुए एक नृत्य करते हैं। एक प्रकार का खेल है ये, वैसे बेगा जनजाति में किया जाने वाला खेल है, जिसे गोंडी कहते हैं, गेंडी कहते हैं। ये गोंड जनजाति में भी पाया जाता है, तो गोंड में भी गोंडी पाया जाता है और बेगा में भी गेंडी पाया जाता है। ये दोनों में याद रखना है आपको। हमने बेगा जनजाति के कुछ नृत्य, त्योहार, परंपराएं, इनको साथ में मिला करके पढ़ा। हो सकता है कि आपका प्रश्न हो कि सर इनको अलग अलग आपने क्यों नहीं पढ़ाया। देखिए, एक विशेष प्रकार का नृत्य करते टाइम विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है, और दोनों को अगर साथ में नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में आगे हम एक वीडियो और इसी लेक्चर पर रहेगा, जिसमें हम बची हुई जनजातियों के परंपराएं, त्योहार और नृत्य को कवर करेंगे, या और कलाओं को कवर करेंगे। अगले वीडियो में ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ कहाँ आपको परेशानियां आ रही है जिन्हें याद करने की, वो चीजें मैं आपको याद भी कराऊंगा। इसका अगला वीडियो जो रहेगा उसमें जनजातीय व्यक्तित्व और स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।